जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर.के. सर और मैं आप सभी का टॉप मैथ जीएस क्लासेस चैनल में स्वागत करता हूं। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी से संबंधित मनुष्य के बारे में। मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसको कई बार 2 से 3 बार इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। और हर क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में अलग से लिख लीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बनता है ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, ये कंकाल तंत्र बना। इसको देख के आपको हंसी लगेगी, लेकिन ये समझाने के लिए बेटर है। आपको समझाना है, आपको समझना है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, ये कंकाल तंत्र है और हम आप पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, ठीक है। बायो माने होता है जीवन का, लॉजी माने होता है अध्ययन, ठीक है दोस्तों। तो जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है या जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो बायोलॉजी और जीव विज्ञान के जो जनक हैं या पिता हैं, पितामह हैं, वो अरस्तु बोले जाते हैं, ठीक है, ठीक है। बायोलॉजी के जो पिता हैं वो कौन है? अरस्तु हैं, अरिस्टोटल हैं। बायोलॉजी या जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। इन्होंने ही जीवन के बारे में दर्शाया था। तो बायो माने होता है जीवन, लॉजी माने होता है अध्ययन, ठीक है। जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा गया है, ठीक है। यानी पापा कौन है? जीव विज्ञान के पापा कौन है, ठीक है। तो जीव विज्ञान के जो पापा हैं वो अरस्तु है। पिता का मतलब पापा ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, आगे अब हम इससे संबंधित जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग करते हैं। जितना भी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो मनुष्य का है ये पूरा, इसको कंकाल तंत्र कहा जाता है। देखिए ये जो बना हुआ है, अभी हाफ बना हुआ है क्योंकि हाफ ही हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। तो हाफ जो ये बना हुआ है इसको बोला जाता है कंकाल तंत्र। ध्यान दीजिए, जो मनुष्य के कंकाल है, जो हड्डियां हैं, हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंकाल तंत्र, ठीक है। कंकाल तंत्र जो है, इस कंकाल तंत्र में 206 हड्डियां हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य, एक वयस्क मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां या अस्थियां होती हैं, ठीक है। तो 206 हड्डियां होती हैं। बच्चों में इससे अधिक होती हैं, बच्चों में इससे अधिक होती हैं, कहीं कहीं 300 लिखा होता है, ठीक है। तो बच्चों में लगभग 300 अस्थियां पाई जाती हैं। बच्चों में जो हड्डियों की संख्या है वो 300 है और जो वयस्क मनुष्य हैं उनके में 206 हड्डियां हैं। यानी जो कंकाल तंत्र है, पूरा कंकाल तंत्र जो बना हुआ है वो हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। शरीर में 206 हड्डियां हैं और बच्चों में 300 हड्डियां होती हैं। हड्डियों से संबंधित ही एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं जो आपको याद ही करने हैं, ठीक है। इधर देखिए, एक तो कान से आता है। पूछा जाता है कि शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, शरीर की, ये पॉइंट लिख लीजिए, आप एक कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हड्डी या अस्थि, शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है वो कान में। कान में 3 अस्थियां पाई जाती हैं, MIC, ठीक है, MIS, ठीक है। तो जो स्टेपीज है, स्टेपीज नाम याद रखिएगा, स्टेपीज हड्डी हमारे कान में पाई जाती है, जो शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। तो देखिए, सबसे छोटी जो अस्थि है वो स्टेपीज है। वो पाई कहाँ जाती है? कान में। कान में कुल 3 हड्डियां होती हैं। एक कान में 3 होती हैं और दूसरे कान में भी 3 होती है। तो दोनों कानों में 6 हड्डियां होती हैं। तो एग्जाम में आ जाए कानों में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप आंसर लगाएंगे कानों में, यानी दोनों कानों में कुल 6 हड्डियां होती हैं, ठीक है। और एक कान में 3 होती हैं और कान की सबसे स्टेपीज जो है वो शरीर की ही सबसे छोटी अस्थि है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज है। फिर आता है क्वेश्चन कि शरीर की सबसे लंबी, मजबूत, ठीक है, शरीर की सबसे लंबी और मजबूत अस्थि या हड्डी कौन सी है। तो आप आंसर देंगे, देखिए इधर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये एक जांघ है, इसको बोला जाता है, जांघ में स्थित होती है, इस हड्डी को बोलते हैं फीमर। नाम क्या है इसका? फीमर। तो फीमर जो अस्थि है ये शरीर की सबसे मजबूत और लंबी अस्थि है, ठीक है। ये सबसे लंबी और मजबूत हड्डी फीमर है जो जांघ में स्थित होती है। तो 2 क्वेश्चन जो हड्डियों से आते हैं, छोटी बड़ी से, वो हम लोग याद कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन बनते हैं कि
शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं, तो 206, बच्चों में 300 होती हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन बन रहे हैं बोल रहे हैं, ठीक है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस होती है, जो कान में पाई जाती है। कान में, एक कान में 3 अस्थियां होती हैं, दोनों कानों में 6 होती हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 2 कान होते हैं। और शरीर की सबसे मजबूत अस्थि जो है वो जांघ की है, फीमर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो हड्डियां हैं इनके ऊपर पेशियां लगी हुई हैं, बहुत सारी पेशियां, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि शरीर में जो हड्डियां हैं उनके ऊपर मांसपेशियां हैं, तो मांस पेशियों की संख्या कितनी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है, तो यह भी एक क्वेश्चन बनता है कि शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है, तो 639। शरीर में जो मांसपेशियां हैं उनकी संख्या कितनी है, 639 है, ठीक है। और जो मांसपेशियां हैं उसमें बहुत सारी तंत्रिकाएं, ठीक है, सीमित हैं। तो जो मांसपेशियां हैं उनके उस भाग को तंत्रिका कहा जाता है, तंत्रिकाओं से मिलकर बना है। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तंत्रिका जो है, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, देखिए मांसपेशियों की जो संख्या है वो 639 है, और तंत्रिका तंत्र, हमारे शरीर में जो तंत्रिकाएं बहुत सारी फैली हुई हैं मांसपेशियों के द्वारा, तो तंत्रिकाएं हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है। जैसे ब्लड कहीं नहीं दौड़ता है, सर्कुलेशन सिस्टम में खराबी आ जाती है शरीर में, ठीक है, तो क्या होगा, नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, तंत्रिकाएं गड़बड़ हो जाएंगी। तो जो तंत्रिका है, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, एग्जाम में पूछा है तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है। यानी अगर तंत्रिका तंत्र फेल हो जाए या कहीं पे दिक्कत आ जाए सिस्टम में, तो इसकी इकाई क्या पूछेंगे, तो तंत्रिका तंत्र की इकाई है न्यूरॉन, ठीक है दोस्तों। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मांसपेशियों की संख्या कितनी है, 639 है। और कान की सबसे छोटी है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि कान में पाई जाती है, स्टेपिस, सबसे मजबूत जांघ में, फीमर, ठीक है, सबसे लंबी भी होती है। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206, बच्चों में 300 होती है। कंकाल तंत्र से मनुष्य का कंकाल तैयार रहता है, ठीक है, इसको मिला रहे हैं। आगे देखिए, आगे जो क्वेश्चन बनता है वो है, देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, ये मनुष्य के बाल हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य के शरीर में लगभग कितने बाल होते हैं, ठीक है, मनुष्य के शरीर में लगभग कितने बाल होते हैं, ये क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में आ चुका है। तो 50 लाख लगभग बाल होते हैं, ठीक है दोस्तों। मनुष्य के शरीर में लगभग 50 लाख बाल होते हैं। और मनुष्य का ये देखिए मस्तिष्क है, ठीक है, जो मनुष्य का मस्तिष्क है उसके कुल 3 पार्ट हैं। ये भी पूछा जाता है कि मनुष्य के मस्तिष्क के कुल कितने पार्ट हैं, तो मनुष्य के मस्तिष्क के कुल 3 पार्ट हैं या 3 भाग हैं, ठीक है। देखिए मस्तिष्क के, मनुष्य के मस्तिष्क के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। तो तीनों भागों के नाम हम लोग लिख लेते हैं। पहला है सेरेब्रम, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे है थैलेमस, नंबर 3 पे है हिप्पोथैलेमस। ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के मस्तिष्क में कुल कितने भाग हैं, तो 3 हैं। सेरेब्रम मुख्य पार्ट होता है, थैलेमस और हिप्पोथैलेमस। इसके बारे में हम विधिवत चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सेरेब्रम, थैलेमस और हिप्पोथैलेमस, अभी हम लोग यहीं तक देखते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क के कुल कितने पार्ट हैं या भाग हैं, तो 3 है, सेरेब्रम, थैलेमस और हिप्पोथैलेमस। तो ध्यान रखिएगा, ये 3 पार्ट हैं मनुष्य के मस्तिष्क के, तो ध्यान रखिए। आगे देखिए, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट भाग है वो है आँख। आँख, ठीक है, आँख से संबंधित एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है दोस्तों। आँख से संबंधित किसी भी दृश्य को शुद्ध रूप से देखने के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के ऊपर। तो ध्यान दीजिए, आँख से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हमको पढ़ना है।
पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, ठीक है। सेलेक्टेड पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, सेलेक्टेड पॉइंट जो भी आते हैं एग्जाम में वही डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए अपनी कॉपी में लिखते भी रहिए दोस्तों और ध्यान से इसको पढ़िए और एग्जाम पास करिए, ठीक है। आगे देखिए, आंख एग्जाम में पूछा जाएगा, आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है। पहला क्वेश्चन, आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है एग्जाम में पूछा जाएगा। आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। आंख का जो भाग है वो कार्निया दान किया जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में बनेगा कि आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो वो कार्निया है। दूसरा भाग पूछा जाएगा, किसी भी दृश्य को देखने के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। देखने के लिए प्रतिबिंब, ध्यान रखिए दोस्तों, किसी भी दृश्य को देखने के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वो बनता है रेटिना पर, ठीक है। अगर रेटिना पे नहीं बनता है तो दिनौंधी या रतौंधी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, किसी भी दृश्य को देखने के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, बराबर एग्जाम में आता है, आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, कार्निया। किसी भी दृश्य को देखने के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर, ठीक है। आगे और क्वेश्चन आता है कि आंख का ऐसा कौन सा भाग है जहां रक्त परिसंचरण नहीं होता है, ठीक है, रक्त नहीं दौड़ता है, वो आपका भाग है, ध्यान दीजिए, ठीक है। आंख का ऐसा कौन सा भाग है जहां रक्त नहीं दौड़ता, यानी रक्त का परिसंचरण नहीं होता है, ठीक है। तो पहला भाग हमारा जो था वो था कार्निया, दूसरा भाग था रेटिना, और आंख का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें रक्त परिसंचरण नहीं होता है, ठीक है। तो वो भी लिखना है हमको, इसको क्या बोलते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप हमको आंसर दीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। काफ़ी बच्चों ने कल हमको आंसर दिया था, हमने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप फट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि आंख का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें रक्त परिसंचरण नहीं होता है। इससे पहले काफ़ी बच्चों ने आंसर भी दिया था। आगे देखिए, तो आंख का 2 क्वेश्चन हमने क्लियर किए। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए हमने दे दिया है कि ऐसा कौन सा भाग है जिसमें रक्त परिसंचरण नहीं होता है, ठीक है। तो पहला भाग है कार्निया, दूसरा है रेटिना। देखिए, रेटिना जो है एग्जाम में पूछा जाता है, रेटिना विटामिन ए से संबंधित है, ठीक है। तो विटामिन ए से संबंधित हमारा रेटिना है और आँख का भाग कार्निया दान किया जाता है। ये वाला भाग जो होता है आँख का पुतली होता है, इस पे एक दर्पण, ठीक है, एक कैमरे के समान प्रतिबिंब बनता है। जिस चीज़ को हम अपने कैमरे में देख लेते हैं वही चीज़ बन जाती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारी आती है नाक। नाक से संबंधित एक ही क्वेश्चन आता है, जुकाम किस वायरस के कारण होता है, ठीक है। जुकाम किस वायरस के कारण होता है, एग्जाम में बहुत आता है कि जुकाम जो है वो किस वायरस के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो जुकाम है हमारा रियो वायरस के कारण होता है, ठीक है दोस्तों, रियो वायरस के कारण जुकाम होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा आता है मुंह। मुंह से संबंधित एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपको उसको देखना है। एक हमने आपके लिए क्वेश्चन दिया है, आंख का कौन सा भाग ऐसा है जिसमें रक्त परिसंचरण नहीं होता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं मुंह, पढ़ने वाले मुंह से संबंधित, ठीक है। ये हमारा मुंह है। देखिए, मुंह से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मुंह से संबंधित बनने वाले जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत आते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि शरीर, मतलब जब हम खाना खाते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ पचता है, यानी शरीर में किस भाग में सर्वाधिक भोजन पचता है।
तो यानी भोजन जो है 70% मुंह में बचता है। ठीक है, 70% भोजन कहाँ बचता है? मुंह में। मुंह में जो है 70% भोजन बचता है। उसके बाद देखिए दांत पाए जाते हैं, दांत से संबंधित क्वेश्चन आता है। ठीक है, पूछा जाता है दांत कितने प्रकार के होते हैं, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो आप केवल यही याद रखेंगे, सेलेक्टेड पॉइंट पढ़ रहे हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। फिर एक क्वेश्चन बनता है दांतों की कुल संख्या, तो आपको पता ही होगी 32 होती है, 16 नीचे होते हैं, 16 ऊपर के ऊपर होते हैं। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि बचपन में, यह क्वेश्चन बहुत बनता है कि बचपन में या बच्चों में, ठीक है, बचपन में या बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है। या दूध के दांत कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, दूध के दांत कितने होते हैं, तो उनकी संख्या 20 है। ठीक है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या है, दोबारा उत्पन्न होने वाले दांतों की संख्या कितनी है? 20 है। कुल वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। शरीर में सबसे अधिक भोजन यानी 70% मुंह में ही पचता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए एग्जाम में पूछा जाता है दांत का जो सबसे वाइट भाग है, वाइट भाग जो है इसको भी ध्यान में रखिए। दांत मुंह का जो सबसे, या दांतों का सबसे वाइट भाग है, ये शरीर का सबसे कठोर भाग है। एग्जाम में पूछा जाता है कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो दांत का एनेमल। ठीक है, दांत का एनेमल या जबड़ा बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, जबड़ा, शरीर का सबसे कठोर भाग एनेमल या जबड़ा है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सर्वाधिक भोजन कहाँ बचता है, 70% मुंह में बचता है। और दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं, 16 नीचे 16 ऊपर। और बचपन या बच्चों में या दूध के दांत, 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, बचपन के दांत, बच्चों में या दूध के दांत, तो कितने होते हैं? 20 होते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ये भी ऐसे क्वेश्चन बनेगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का एनेमल या जबड़ा बोला जाता है, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए जो हमारा मुंह है इसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कितने एंजाइम पाए जाते हैं? 2। ठीक है, हमारे मुंह में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए इधर नंबर 1 पे है माल्टोज और नंबर 2 पे है टाइलिन। ठीक है दोस्तों, टाइलिन और माल्टोज हमारे शरीर में, हमारे शरीर के मुंह में पाए जाते हैं। माल्टोज और टाइलिन का कार्य क्या होता है, ध्यान दीजिए, भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये मनुष्य के मुंह में विशेषकर लार में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लार में। और लार का जो पीएच वैल्यू होती है वो 6.6 होती है। ठीक है, लार की पीएच वैल्यू कितनी है? 6.6 है। और लार में हमारे या मुंह में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, माल्टोज और टाइलिन। इनका कार्य क्या है? देखिए माल्टोज जो है ये मुंह से ही कार्य करना प्रारंभ करता है। माल्टोज मुंह से ही कार्य करना प्रारंभ करता है। माल्टोज से संबंधित देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनेगा, जैसे आप कभी चीनी खाते हैं और चीनी मुंह में डालते हैं तो मुंह में ही पिघलने लगती है, मुंह से में ही पिघल भी जाती है। ठीक है, तो मुंह में यानी लार में ही पिघल जाती है। तो लार में हमारे 2 एंजाइम पाए जाते हैं, माल्टोज और टाइलिन। तो जो हमारा शर्करा है, शर्करा को गलाने का कार्य कौन करता है? माल्टोज करता है, यानी शर्करा को गलाने का कार्य माल्टोज करता है। आप देखिए जब कभी आप बीमार होते हैं तो आप कैप्सूल खाते हैं। कैप्सूल जब आप खाते हैं तो देखिए कैप्सूल कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, कैप्सूल इस प्रकार का होता है। इस कैप्सूल के ऊपर पूछा जाता है कभी कभी कैप्सूल पे किसकी परत चढ़ी होती है, तो कैप्सूल पे स्टार्च की परत चढ़ी होती है। किसकी परत चढ़ी होती है? स्टार्च की। अभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कैप्सूल पे किसकी परत चढ़ी रहती है, तो कैप्सूल पे स्टार्च की परत चढ़ी रहती है। तो हमारे लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन। टाइलिन जो है ये स्टार्च को गलाने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, स्टार्च को गलाने का काम कौन करता है? सॉरी, स्टार्च को गलाने का काम टाइलिन करता है, जो हमारे मुंह में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यहाँ तक डिस्कस किया। इसके आगे है थायराइड ग्रंथि।
शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है अंतःस्रावी वो थायराइड है, ये वाली। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसको आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए कितने अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं कि लार में हमारे कितने एंजाइम, 2 माल्टोज शर्करा को गलाता है, टाइलिन स्टार्च को गलाता है, लार का पीएच मान इतना होता है, ठीक है, 6.6 होता है। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को कंफर्म देखिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाइए, इससे आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, गुड डे।